हाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल की जो बेसिक डिफिनेशन है ना, तो न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। इसको भी वैसे ही आप ब्रेक करके लिख सकते हो संधि विच्छेद करके कि न्यूक्लियोफाइल को लिख दो ऑफ न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। और न्यूक्लियो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। ऐसे लिख दो न्यूक्लियो प्लस फिलिक, ठीक है। न्यूक्लियो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? न्यूक्लियस के लिए। और फिलिक मतलब लवर है ना। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्शन, लवर का मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन से, पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड अट्रैक्शन कौन से स्पेसीज शो करेंगे? जो जनरली नेगेटिवली चार्ज है। अगर इसकी डेफिनेशन से ये समझ आ रहा है कि इन जनरल न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज वही होंगे है ना जिनपे इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्शन वही शो करेंगे जिनपे इटसेल्फ क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। या फिर लोन पेयर भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई चार्ज नहीं होगा बट उसपे लोन पेयर होंगे है ना। तो इससे ये समझ आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आइदर नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कम से कम एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एटम में क्या हो? लोन पेयर। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है, न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, ठीक है। और न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज जितनी भी होती है वो सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है। न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होंगी वो सभी न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज की कैटेगरी में आएंगी। एंड विच हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनमें न्यूक्लियोफाइल में कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, ठीक है। विद कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, साथ ही साथ ऑक्टेट भी क्या हो? कंप्लीट है ना। तो ऐसे स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्लियर है? न्यूक्लियो डिफिनेशन जो लिखो इसमें, न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं है ना। और उनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना कंपल्सरी, ठीक है। कई बार लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन लोन पेयर का होना मस्ट है, ठीक है। चार्ज का होना मस्ट नहीं है, ठीक है। तो चार्ज है तो वो तो बोनस के फॉर्म में मान लो, ठीक है। अदरवाइज कई बार आप देखोगे कि चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल करेगा। अब इसमें कैटेगराइज कर देगा हम लोग न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल को फर्दर तीन कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। देखो कौन सी कैटेगरी क्या बताती है। तो सबसे पहला है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, है नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज जितनी भी होती है वो सभी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। एग्जांपल के तौर पर है ना R माइनस, ठीक है। किसी भी एल्किल पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। R माइनस में जैसे मिथिल CH3 माइनस, C2H5 माइनस, पेनिल माइनस, एक तरह से इनको आप कार्बन आयन भी बोल सकते हैं, है ना। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ऐसे इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? कार्बन आयन, है ना। इसका मतलब ऑल कार्बन आयन आल्सो बिहेव्स एज ए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जितने भी कार्बन आयन होते हैं सभी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। साथ ही हेलोजन में जैसे फ्लोराइड आयन, अच्छा इनपे नेगेटिव चार्ज भी है वो लगा लीजिए, ये न्यूट्रल दिख रहे हैं तो इनपे सब पे एक माइनस उनका चार्ज F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस आई, ठीक, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस ये भी आपका नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल।
OH माइनस ऐसे OR माइनस, ये भी आपका निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। SH माइनस, ये भी आपका निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। NH2 माइनस, NH2 माइनस को एमाइड आयन बोलते हैं, ठीक है। NH2 माइनस, एसीटेट आयन, ठीक है। NR2 माइनस, NO2 माइनस, N3 माइनस एजाइड आयन। तो ये सभी आपके न्यूट्रल निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इनकी पहचान है, इनके निगेटिव चार्ज, सभी पे निगेटिव चार्ज है, और प्लस लोन पेयर भी, ये भी ध्यान दीजिए, केवल निगेटिव चार्ज नहीं है, कम से कम एक लोन पेयर भी है, उसके पास तो 2 हाइड्रोजन के पास तो 3 लोन पेयर भी, ठीक है। तो कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड कैटेगरी है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर होना कंपलसरी है। मतलब इनकी आइडेंटिटी में आप ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो कि नेट चार्ज क्या होंगे, 0 होगा, है ना। मतलब उस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर जरूर होगा किसी न किसी एक एटम में। ये सब ऑर्डर में ना ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये अभी जो लिखे गए रैंडम लिखे गए, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना सीखेंगे कि कौन, अगर 2-3 न्यूक्लियोफाइल दे दिए जाए तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी, तो वो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, लेकिन अभी जो लिखे हुए हैं विदाउट ऑर्डर है। लोन पे दिखा दो, ऑक्सीजन पे लोन करोगे, 2 लोन करोगे ऑक्सीजन लास्ट वाले, ठीक है। कई बार देखो ये बात आप लोग को भी समझ में आ रही होगी कि ये जैसे मैंने आपको डॉटेड करके लोन पर दिखाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे या आपको ये स्पेसिस दिखाई आएगी तो लोन पर छुपा के दिखाई आएगी, निगेटिव चार्ज दिखा, जैसे देखो F पे माइनस तो दिखाया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एक हैलोजन पे 3 लोन पर होते हैं, ठीक है, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और एक सेकंड वो 3 नहीं 4 हो जाएंगे ना। देखो ऐसा जो फ्लोरीन जब कोई भी हैलोजन है, हैलोजन जब न्यूट्रल होता है, हैलोजन 17 ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, है ना। ग्रुप नंबर -10 से आ जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो करना है 17 -10 तो 7। तो जब हैलोजन न्यूट्रल होते हैं, जैसे केवल F लिखा हुआ है, तो F के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो F माइनस है, ये तो किसी एटम का 1 इलेक्ट्रॉन लेके भागा है ना। मान लो HF बना हो, मान लो कि HF बना होगा कभी, तो HF जब HF H और F के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ ऐसा हुआ हो, ये बॉन्ड टूटा हुआ है, फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तभी तो F माइनस बनेगा, है ना। तो अकेला जब फ्लोरीन न्यूट्रल था तभी उसके पास 3 लोन पेयर थे, लेकिन जब F वो बॉन्ड पेयर लेके भागेगा तो 3 लोन पेयर तो उसके पास थे ही, एक बॉन्ड पेयर वाला लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, ध्यान रखो बॉन्ड पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे -2 का चार्ज आना चाहिए, -1 पे क्यों आ रहा है। तो चार्ज आता है जब कोई एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। अगर कोई एटम दूसरे का जितने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, दूसरे एटम का जिसके साथ वो शेयरिंग कर रहा था, वो उतना उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई फ्लोरीन और H के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे H और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का खुद का है ना, और एक हाइड्रोजन का है। अब ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लोरीन लेके भाग रहा है, तो उसमें फ्लोरीन के हिस्से में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है जो हाइड्रोजन का लेके भाग रहा है, और एक तो उसका खुद का है, खुद का लेके भागेगा तो तुम्हें मजा आएगा उसको, जब वो दूसरे का लेके भागेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो उसपे जो -1 का चार्ज आ रहा है, वो जो दूसरे एटम का हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके वो सेपरेट होगा, इसकी वजह से माइनस हो जाता है। ठीक है चलो ये सब तुम लोगों को पता होगा है ना, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो ये सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन सब पे किसी न किसी तरह पे एक लोड का जरूर आपको देखने मिलेगा, है ना। जैसे वाटर भी एक आपको बहुत अच्छा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना। इसमें नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन ऑक्सीजन पे देखो 2 लोड होता है। ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, NH2 एमीन्स चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अल्कोहल भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं, है ना। अल्कोहल को जनरल फॉर्म में भी लिख दिया मैंने ROH। ईथर भी आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। थायो ईथर भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और थायो अल्कोहल RSH को थायो अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एक ही बात है, इनपे हेटेरो एटम पे लोड है। हेटेरो एटम कार्बन को छोड़ दो तो SON सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजन अगर इन पे लोड पर दिखे तो और चार्ज ना हो तो भी वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। फिर एक पॉइंट ये लिखा हुआ बेंजीन रिंग, वाटर लुईस बेस भी होगा, बिल्कुल सही है। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर लुईस बेस है ना। हाँ बताओ बेटा। सर RSO3 माइनस का न्यूक्लियोफाइल होगा। RSO3 माइनस, हाँ माइनस, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बिकॉज इसमें जो निगेटिव चार्ज है ना वो ऑक्सीजन पे है। RSO3 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। इसको लिखना चाहो तो उसमें लिख लेना न्यूट्रल निगेटिवली चार्ज है ना। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये तो मैंने जो बहुत पॉपुलर है वही वाले लिखे हुए हैं। और मेन बात सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सारे इलेक्ट्रिकली नेट चार्ज 0 है और इनके हेटेरो एटम पे लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर अगर है तो वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा। हाँ बोलो कुछ क्या है? ठीक है, अच्छा हाँ, वो एक बच्चे ने वो पॉइंट पूछा है, क्या आपका नाम क्या बेटा? अपूर्व है ना। अपूर्व ने तो पॉइंट पूछा है कि ये वाटर लुईस बेस भी है ना, तो बिल्कुल सही कह रहा है। और अभी ये बात हम लोग करने जा रहे हैं, करेंगे भी, कि जितने न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस। न्यूक्लियोफाइल के 2 चेहरे होते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है रिएक्शंस में, और न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कब कैसे बिहेव करेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, वो बेस की तरह कब बिहेव करेगा। लेकिन जितने भी न्यूक्लियोफाइल हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे बेस भी होते हैं, वो ठीक ठाक बेस होते हैं, है ना। ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बेंजीन की बात कर रहे हैं। बेंजीन तो बहुत फेमस है भैया, बेंजीन के बिना तो ऑर्गेनिक अधूरी है पूरी। बेंजीन रिंग खुद में इटसेल्फ एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब कहोगे सर इसमें तो लोन पेयर है भाई, है ना, इसमें तो कार्बन पे लोन पेयर है नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होना चाहिए कम से कम। लेकिन बेंजीन न्यूट्रल है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लोन पेयर तो नहीं है ना इसमें, तो क्यों इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर रही है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में एरोमेटिक रिंग जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर डीलोकलाइज करने लगे पूरी रिंग की पेरिफेरी पे, तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की कैटेगरी में आ जाती है ऐसी सभी रिंग। और पाई इलेक्ट्रॉन रिच रिंग आल्सो बिहेव्स एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। वो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, माना कि इनके पास लोन पेयर नहीं है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के साथ साथ अगर जैसे पाइरॉल, पिरिडीन, थायोपीन या नैप्थलीन, जितनी भी एरोमेटिक रिंग है जिसमें 6 पाई, कम से कम 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो होगी, है ना, या ज्यादा 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई मान लो डीलोकलाइज करना तो अच्छी बात है, तो वो सब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बेंजीन को आजकल मतलब आगे से मतलब
आगे से बेंजीन आपके सामने आ जाए तो आपको एक देखने का नजरिया ध्यान रखना है कि आपको उसको न्यूक्लियोफाइल की निगाहों से देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि उसकी रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना, लपक झपक टपक है ना। तो इसमें लिख लीजिए बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डीलोकलाइज होती है, जिसकी वजह से है ना इसकी सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी का क्लाउड डेवलप हो जाता है। जब हम लोग ये बात तुमने तो जीओसी पढ़ी भी थी कि जब इसका रेजोनेंस हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं, p ऑर्बिटल ओवरलैप कर करके दिखाते हैं, तो एक रिंग बना देते हैं इसकी सरफेस के ऊपर एक बिलो ऐसे अपर लूप एक बार ओवरलैप कराते हैं, लोअर लूप, तो बोलते हैं कि ये एक बहुत इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की कैटेगरी में कंसीडर की जाती है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पाई जो लगाएगा पाई इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की कैटेगरी में आती है। और पाई इलेक्ट्रॉन रिच रिंग क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, है ना। ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर हम लोग डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ में छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो, वहां बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हम लोग दिखाते थे कि इनके जो p ऑर्बिटल है ना, इनकी ऊपर वाली लूप भी ओवरलैप कर रही होती है, ये ऊपर वाली भी लूप ओवरलैप कर रही होती है और नीचे वाली। अब पहले तो तीन मतलब कोई दो ओवरलैप करके दिखाते हैं, फिर जब हाइब्रिड बनाते हो तो वो सारे एक साथ ओवरलैप करते हैं, ऊपर वाले सारे और नीचे वाले सारे। ठीक है, तो वो वाला ही मैं चलो बना देता हूँ, क्योंकि मेन तो हाइब्रिड वाला ही माना जाता है, मतलब सारे मान के चलते कि सारे एट ए टाइम फील हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी प्लेन के ऊपर और नीचे वाली प्लेन पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग डेवलप हो जाती है, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लो एक ऐसे आप से पूछ रहा है कि साइक्लोहेक्सीन क्या न्यूक्लियोफाइल मानेंगे हम लोग? तो साइक्लोहेक्सीन में एक ही डबल बॉन्ड है वो, और वो डीलोकलाइज है, यानी कि वो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी डीलोकलाइज नहीं, वो भी स्टैटिक पाई बॉन्ड है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे लिख देंगे। ठीक है, कम से कम 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज हो, ऐसे से ज्यादा तो अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए बेंजीन रिंग या बेंजीन से हायर मेंबर रिंग भी नेप्थलीन एंथ्रासीन वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी सब न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में बेंजीन में ही मेन कहानी घूमती है ना, तो हम लोग ज्यादा बेंजीन। चलो, तो ये बात समझ आ गई सबको? हां, नोट करना था। इसके बाद एक ये कैटेगरी होती है, तीसरी थर्ड कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल में 3 इलेक्ट्रोफाइल में 2 ही कैटेगरी होती है, न्यूक्लियो में 3 कैटेगरी बन जाती है। तीसरी कैटेगरी होती है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बी देखो एम्बी वर्ड जो है इसका, अगर ये आप लोगों ने थोड़ा बायोलॉजी पढ़ी होगी 9th 10th में तो पढ़ी होगी बायोलॉजी, एम्बी जो वर्ड होता है एम्फी, वहां पे शायद हम लोग एम्फी पढ़ते हैं, एम्फीफाइज एम्फीबियंस, हाँ, जैसे केचुआ है, बहुत सारे ऐसे लंबी स्पीशीज होते हैं जिसके 2 मुख होते हैं। केचुए के देखे हमने 2 मुख होते हैं, कभी एक तरफ से चलने लगता है फिर कभी दूसरी तरफ से चलने लगता है, देखा? तो है, तो 2 मुख वाले जो जीव होते हैं उनको शायद बुलाता है, तो वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी जो एम्बीडेंट बोल रहा है, तो एम्बी वर्ड एक्चुअली डुअल बिहेवियर की वजह से आ रहा है यहाँ पे, है ना, डुअल बिहेवियर। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनके अंदर डुअल बिहेवियर होता है। तो डुअल बिहेवियर का मतलब क्या था? ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक ही न्यूक्लियोफाइल में, एक सिंगल न्यूक्लियोफाइल में 2 डोनर साइट होती है, एक सिंगल न्यूक्लियोफाइल होगी लेकिन डोनर साइट 2 होंगे, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइट एक्टिव होगी, है ना, मतलब एक ही न्यूक्लियोफाइल में 2 ऐसे एटम होंगे जो लोड कर कोऑर्डिनेट करने की टेंडेंसी रख सकते होंगे, है ना, मतलब दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते होंगे, लेकिन एक बार में वो एक ही तरफ से लोड कर कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसा नहीं कि वो दोनों तरफ से कर देगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में इसमें, जो न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव 2 और मोर डोनर साइट। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है डोनर साइट, बट एट ए टाइम ओनली वन साइट इज एक्टिव,
एक समय पर एक ही डोनर साइड एक्टिव होती है, मतलब एक ही तरफ से लोन पेयर दे सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है साइनाइड है, साइनाइड है एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में देखो कार्बन पे देखो निगेटिव चार्ज बैठा हुआ है विद लोन पेयर, तो इसका मतलब कार्बन की तरफ से लोन पेयर ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो इसमें एक डोनर साइड क्या होगी? कार्बन हो गई है। एक इसमें क्या होगी? वन डोनर साइड लिख लो, कार्बन है इसमें। लेकिन अगर आप ध्यान देखो तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक साइड की तरह बिहेव करेगा, है ना? नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में वो सेकंड डोनर साइड है, ठीक है? ये कैसे बिहेव करेगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सेकंड डोनर साइड। तो साइनाइड आयन एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसमें दो दो डोनर साइड है, कार्बन की तरफ से भी लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है एज वेल एज नाइट्रोजन की तरफ से, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही तरफ से देगा। मतलब अगर ये कार्बन की तरफ से डोनेट करेगा तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन उस समय फिर नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा या नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो फिर कार्बन की तरफ से नहीं करेगा ना। एक समय पर एक ही साइट एक्टिव होती है, तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल, है ना? बोलो भाई। और इसमें जैसे NO2 को देख सकते हो, NO2 भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें एक डोनर साइड N होती है, एक O होती है ना? अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओपन करो तब तो आपको वो चीज क्लियर होगी, है ना? बिना स्ट्रक्चर से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये कहानी है NO2 माइनस। तो NO2 माइनस में ऑक्सीजन पे देखो निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन की तरफ से वो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजन की तरफ से वो कैसे बिहेव करेगा? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की तरफ से, नाइट्रोजन की साइड से वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये भी आपका एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? इसमें एक डोनर साइड ऑक्सीजन हो गई, एक डोनर साइड नाइट्रोजन, ठीक है? क्लियर? कोई मन में डाउट होता है? अच्छा, किसी के मन में तो नहीं आ रहा अरे सर ये इस वाले ऑक्सीजन लोन क्या है? इससे तो आ सकता है भी क्वेश्चन, कोई खराब थोड़ी ना। तो देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज अगर लपक करेगा तो झपक करेगा, ठीक है? तो इसमें कितने रीजन में बताओ टिक टॉक करेक्टर आ जाएगा? पार्शियल डेवलपमेंट, है ना? तो वो -1 का चार्ज अगर देखा जाए तो इक्वली कंट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन पे हाफ हाफ डेंसिटी जा रही है, तो इधर से दे चाहे इधर से तो एक ही बात हो गई ना देखो, ठीक है? ये तो उसका एक लुईस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका सही स्ट्रक्चर तो वो डॉटेड वाला माना जाएगा, हाइब्रिड वाला। तो वो दोनों ऑक्सीजन में किसी भी एक तरफ से एट ए टाइम दे दे वो एक ही साइड मानी जाएगी, वो दो अलग साइड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इतना पोर्शन में टिकटॉक करेक्टर, टिकटॉक करेक्टर वो पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर, वो टिकटॉक करेक्टर बोलते हैं, ठीक है? HCl माइनस भी वही कहानी है। HCl माइनस में बता सकते हो कौन से दो एटम डोनर है? हाँ, एक तो सल्फर से दिख ही रहा है, और सल्फर, और एक नाइट्रोजन। अरे वाह, क्या बुलंद आवाज है भाई। क्या नाम बेटा आपका? बताई नहीं रहा है, ठीक है? देखो तो इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये सल्फर की तरफ से लोन पेयर दे सकता है, सल्फर की तरफ से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और वो जो सबसे लास्ट में देख रहे हो नाइट्रोजन, इसकी तरफ से भी लोन पेयर दे सकता है, मतलब ये भी अपडेटेड है, ठीक? और ये प्रोटीन है जो हो सकता है टकरा जाए तो उनको पहचान लीजिए। तो इतने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तीन न्यूक्लियोफाइल तीन तरह से क्लासिफाई होते हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। एक हो गया नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? उनमें क्या होगा? उनमें किसी ना किसी एक एटम में नेगेटिव चार्ज जरूर दिख रहा होगा विद लोन पेयर। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पे कोई चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन किसी एक हेटेरो एटम पे लोन पेयर होगा।
और वो मन की आंखों से देखना पड़ेगा। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ लेकिन आपको वहां पे वो दिखाएगा नहीं, आप ऑक्टेट ऑक्टेट चेक कर लेना कि इस पे लोड बैक है कि नहीं, है ना, क्लियर है, ये चेक करना आता है ना मेरे को। तो तीसरा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर साइट होती है लेकिन एट ए टाइम एक ही एक्टिव होती है ना, और उसकी तरफ से वो कोऑर्डिनेट करता है, किसी एक तरफ से कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एक ये नोट लिखा हुआ, ये भी बड़ा काम का नोट है। ये नोट ये कह रहा है कि अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन आर नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये दोनों आयन आप लोग याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में पड़े होते हैं तो हम लोग इनको इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि तो इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, NH4 प्लस SU प्लस। तो ये कहना सही नहीं कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज आर बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होंगे ही होंगी, ये कहना गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए अमोनियम आयन नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन के बारे में समझिए, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल पे किस ग्रुप को बिलोंग करता है, 15 ग्रुप, है ना। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल तो याद कर लो भाई सब लोग, 11 में ग्रुप पढ़े हो नहीं। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, है ना। अब देखो वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करो, अब उस पे एक पॉजिटिव चार्ज दिए तो 5 में से एक तो माइनस ही कर दो तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बचे ना। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन में एक एक करके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो चारों 4 इलेक्ट्रॉन एक एक करके हाइड्रोजन से शेयर कर लेंगे और तब जाके ये आयन हमारा बन जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अमोनिया है। तो वैसे जो N में पॉजिटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वो भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि जैसे अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जाता है जैसे अमोनिया आप अलग बना दो, है ना, और अमोनिया पे एक नाइट्रोजन पे लोड बना हुआ और एक H+ आयन दिखा दूं, है ना, इसकी दुनिया लूटी हुई है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ। अच्छा, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो नाइट्रोजन के पास आएगा, बोलेगा नाइट्रोजन भैया अपना लोड पे दे दो, हाँ, तो वो उसको तरस आ जाएगा, दे दे तो ले जाओ, ठीक है, लेकिन वापस कर देना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हो ना, वन साइडेड शेयरिंग होगी। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, क्यों, क्योंकि हम लोग यही पढ़ा था, जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते तो वहां फॉर्मल चार्जेस आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी दो एटम बीच में बनता है तो वहां फॉर्मल चार्ज आता है, जिधर एरो का हेड होता है उस पे -1 का फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिधर जो डोनर एटम होता है, एरो का टेल होता है, उस पे +1, तो इसको विद फॉर्मल चार्ज भी शो कर सकते हैं। कैसे, देखो, जो नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको हटा दो, अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड के ही बराबर होती है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री ये बोलती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया बॉन्ड ही नहीं, वो कह रही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड दिखाओ लेकिन विद फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज दिखाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन दे रहा है तो उस पे आ गया प्लस, और हाइड्रोजन ले रहा है तो उससे माइनस, लेकिन हाइड्रोजन पे एक पहले से क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, उड़ा दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही तो बन गया स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाए रहे, हाँ। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई अस्तित्व नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लगभग दोनों की बराबर होती है, हाँ। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मल चार्ज का हेल्प जरूर लीजिएगा। जो एटम डोनेट कर रहा है, जिधर एरो का टेल है उस पे +1 का फॉर्मल चार्ज शो करिएगा, और जिधर हेड है उस पे -1, है ना। तो ये दोनों सेम ही है, इससे कोई गलत, वो भी बना दो तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री अवॉइड करती है, बोलती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मजबूरी का बॉन्ड है। चलो, हाँ, तो ये समझ में आया, तो इससे समझ में आ रहा है कि यार अमोनियम आयन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, है ना, तो इसका ऑक्टेट अच्छा, लेकिन
ये भी देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी भूख ना मिटी हो, मतलब ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, वो भी नहीं, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं वैलेंस शेल में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यही पे मैं सोडियम आयन को दूं PH4+, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा फास्फोरस, वो ऑक्टेट एक्सपेंड भी करने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन अमोनियम आयन सेकंड में नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वो केवल और केवल वो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव नहीं करेगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए करने के लिए भैया कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, और इसमें अमोनियम आयन में किसी भी एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, ना हाइड्रोजन में नाइट्रोजन में, और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल के बीच, ठीक है। तो अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना तो न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये आपका सीट का एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल? ऑप्शन ए। ऑप्शन है इसमें हम लोग को ये पहचाना, तो AlCl3 दिख रहा है, AlCl3 हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंस शेल में आप देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों शेयर कर रहे हैं, तब भी 6 ही होंगे ना, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है एल्युमिनियम का, तो यही है नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही बोल रहा है, ये हो जाएगा। अब देखो एमीन, अब देखो एमीन में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, वो मन की आंखों से देखना पड़ेगा। कैसे देखा मैंने, आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 15 है, 15, और नाइट्रोजन बॉन्ड ही कितने बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड एक बना रहा है, वो एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 मेथिल के साथ बना रहा है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए उसने, तो 3 शेयर कर लिए तो बचे कितने, तो और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसका मतलब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर जिंदाबाद है, और ये लोन पेयर दे सकता है, मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वो कह रहा है नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये थोड़ी आंसर हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल है ना। ऐसे अल्कोहल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे ना, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर में भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, क्यों 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है ना, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और ये बॉन्ड कितने बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड तो ही बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो 6 में से 2 शेयर करता है, तो बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 लोन पेयर, उसके पास पूरे जिंदाबाद है, इसलिए वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। हां, सिर्फ क्लियर होगी, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन उनको समझ लीजिए अच्छे से। तो इसमें आपने बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने तो पास मोड में दे दिया था, लेकिन सही दिया, ऐसे इसका भी चलो देखते हैं, बनाना अभी लोग बता दो। सेकंड में क्या कह रहा है, among the following x is the number of electrophile and y is the number of nucleophile। आपसे वही x और y पूछ रहा है, एक एक चलो बताओ, CH3+ को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। E I माइनस हैलाइड आयन तो सारे न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज, NO2+ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल, CH3- अमोनिया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों को तो न्यूक्लियोफाइल बनाना है, न्यूट्रल हो जाए ना, Br+ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, Cl- के प्लस है, माइनस है ना, Cl- ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज भी 3 4 चलो करोगे, 1 2 3 4, ठीक है। H+ दुनिया लूटी हुई, 0 इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल। मेथनॉल ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल। ये इसको एसिलिनियम आयन बोलते हैं, तो इसमें सेंट्रल एटम पे देखो, सेंट्रल एटम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसको आप ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है तांबा की वैलेंस शेल में, है ना, इसके सर्किल में अगर बना दो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, ठीक है। लास्ट वाला BH3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड
या हैलाइड सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बस अब तो फिर बता ही दोगे ना इसका हाँ, इसका नाम लिख देता हूँ, एसिलिनियम है। एसिलिनियम है, एसिल ग्रुप एक्चुअली CH3CO CH3C डबल बॉन्ड को एसाइल ग्रुप होता है ना, फ्रीडम ऑफ एसाइलेशन, एसाइलेशन में यही ग्रुप तो चिपकता है ना बेंजीन में, CH3CO तो जाके जुड़ता है, तो एसाइल ग्रुप होता है और उस पे आगे पॉजिटिव चार्ज। तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है तो IUPAC नेमिंग में उसके नाम के आगे IUM जोड़ते हैं, IUM ऐड करते हैं एज ए सफिक्स। तो एसिल प्लस IUM तो एसिलिनियम है इसको बोलते हैं, Y भी होगा, Y में ले लेते हैं फिर से एसिलिनियम एसिलिनियम। ठीक है, जैसे NH4 प्लस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमोनियम है। एक्चुअली IUM वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NH4 अमोनियम इतना सोचते नहीं, लेकिन IUM तब ऐड किया जाता है अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है और किसी हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, होमो एटम या हेटेरो एटम, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, तो उस पे हम लोग IUM बोलते हैं। जैसे H3O प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम है, तो IUM इसलिए जोड़ा जाता है ना, और उसी रूल का काम। ठीक, क्लियर है ना, ये हो गया ना। अब जैसे 11th वाले में, हाँ 11th वाले में बेटा क्या नहीं समझ रहा है, क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा। हाँ, इसमें ये जो बीच वाला आइटम है ना, ये कार्बन है, इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा काउंट करके बताओ। ये बीच वाले कार्बन पे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में, तो 2 इधर है 2 इधर है ना, तो टोटल इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हुए ना, इस कार्बन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की कैटेगरी में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जो भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर, ऐसे देखो। यस सर, सेंट्रल एटम पे देख लिया जाता है, जैसे ये वाले भी कुछ डालो, इसमें आपको ये बताना लेवल ईच ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल, इसमें ये बताना है कौन से इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल, तो जिससे क्वेश्चन उठाएगा। बताओ, आदित्य कुमार है, आदित्य सिंह, साइज CN माइनस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल, हाँ एम्बीडेड भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। खैर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या रहा है, तो हम लोग उसी बता दें, हाँ ठीक है, क्या एम्बीडेड बोल सकते, एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप बताओ बेटा, हाँ बताओ, Br प्लस, नहीं सेकंड वाला ये H प्लस, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वही मैं इतना क्या सोच रहा हूँ, ठीक सही। हाँ आप बताओ बेटा, Br प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आप बताओ, Al3 इलेक्ट्रॉन है, Al तो याद हो गया, फिफ्थ वाला मतलब बताओ बेटा, फिफ्थ वाला Bs3, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या बोले, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, हाँ आप भी सोचो जी, क्यों न्यूक्लियोफाइल क्यों, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्यों, अपडेट कंप्लीट है, ऐसा तो नहीं हमने कहा न्यूक्लियोफाइल तो लगा ही इलेक्ट्रोफाइल, हेड नहीं तो टेल, दो एक तो दो एक,
तो उसको समझ लो, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई मतलब ऐसा केस नहीं मारना है हमको। बोरॉन 13 ग्रुप एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में बोरॉन का ग्रुप नंबर है 13, तो उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके शेयर, तो हाइड्रोजन का नारा है सिंगल बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो बोरॉन अपना 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक करके शेयर कर लेगा। तब भी जाके देखो तो 2 2 2 टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन तो है ना उसके वैलेंस में, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। चलो अच्छा, ये वाला आप बताओ। ये भी आया है इलेक्ट्रोफाइल, चलो ठीक है। हां आप बताओ, अमोनिया निकोफाइल, ठीक, नाइट्रोजन लोग न्यूट्रल निकोफाइल जैसे। हां अब आदित्य अग्रवाल जी, ये सब बात है। आदित्य तो सारे ना, आदित्य इलेक्ट्रॉन है ना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकोफाइल, निकोफाइल है किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक, निकोफाइल हो गया। ये क्या है, CH3 हो तो SN है, आप बताओ। ये नींद आ रही है क्या, क्या हो गया भाई, आलू छिले हुए। CH3 हो तो SN क्या है ये, निकोफाइल है, आप बोलो ये वाला, ये कार्बीन है, पहचाना ये वाला कार्बीन, और कार्बीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप लोग बताइए, ये वाला कौन सा नंबर है, 13 नंबर है ना, ये क्या है, हाँ 13 नंबर, हाँ बताइए, क्यों निक्लोराइड, ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है, देखो इसमें आपने जल्दी वही देखा, आपने कहा नाइट्रोजन को लोड कर बोल ना भैया ना, नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यहां से देखो ये एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसमें 2 2 4 दिखा दिए टोटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए ना टोटल, हाँ। और ये एक इंटरमीडिएट होता है, जैसे कार्बन की वैलेंस शेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कार्बीन बोलते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको नाइट्रीन बोलते हैं। ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आता है, ये आपका नाइट्रीन एक्चुअली उसने दे दिया है, और नाइट्रीन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, इस वजह से नाइट्रीन भी किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हाँ, तो ये चीज कोई जल्दी वाली में आता है तो कोई गड़बड़ हो सकता है। आप बताइए, ये वाला 40, ठीक है ओके। हाँ नेक्स्ट आप बी आर में है, देखिए हाँ ये वाला देखो, Cl+, CCl2 संभव है कितना, इलेक्ट्रोफाइल, ये वही कार्बीन है, ठीक है, NO2 माइनस निक्लोफाइल, हाँ निक्लोफाइल, ठीक है, Cl माइनस निक्लोफाइल, सही है, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, हाँ और कहाँ छुपा हुआ है, SO3 वाला न्यूट्रल, SO3 में सल्फर थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, ऑक्टेट एक्सपेंड कर देगा अपना, ऑक्टेट एक्सपेंड करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे ना सल्फर के बाद, तो ये खतरनाक केस है भाई, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, कैन expand their octet, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हो।
अब न्यूक्लियोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल, लास्ट में I माइनस, याद दिला दो हमारी बारी बेटा। हाँ I माइनस, ये तुम्हारा बचा है। हाँ, आज मैं बिल्कुल गिफ्ट के लाया हूँ, जितने बच्चे हैं सबसे ठीक है, इतने एग्जाम्पल निकले थे। चलो तो है क्लियर, थोड़ा अब नहीं हर तरह के एग्जाम्पल आप देख लो, है ना। कुछ कह रहे थे ऑनलाइन में, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, लास्ट के 2 लिख लीजिए। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों से आगे पूछिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल दे दिया है और उन न्यूक्लियोफाइल को उनके न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करने होते हैं, हाँ? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर भाई लोन पेयर को बोल रहा है वो, टू ए, आगे डैश है, डैश है, क्या फिल करना है हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब वही है ना। तो वो किस डेफिनेशन है वही लिखो आप, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रैकेट्स में लोन पेयर भी लिख लीजिएगा, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। हाँ, आगे ये भी बोला एक्सेप्ट H+ D+ P+, मतलब हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप, ये भी वैसे है तो इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन इनको लोन पेयर देने की टेंडेंसी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है ना। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल H+ D+ या T+ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है उनको जब लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है तो उस समय वो बेस की तरह बिहेव कर रहा होता है, लेकिन इनको छोड़कर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जैसे Cl+, NO2+ इत्यादि हम लोग पढ़े कार्बन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा होगा उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, और उसकी ये जो टेंडेंसी वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहला रही है ना। वो बात समझ में आई। अच्छा एक बात और समझो, न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल्ड टर्म है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिकली कंट्रोल्ड टर्म, इसका भी मतलब समझो, जैसे दो न्यूक्लियोफाइल, एक X एक Y, एक X के लोन पेयर Y के लोन पेयर, और ये भैया है, ये इलेक्ट्रॉन वाला डिवीजन है, ठीक है, हां मान लो, और X भी अपना लोन पेयर देना चाहता है इनको, Y भी देना चाहता है, लेकिन जो तेजी से अप्रोच करेगा, जिसका इनकी तरफ अप्रोच करने का रेट ज्यादा होगा, है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की तरफ जितनी तेजी से अप्रोच करते हैं, फास्ट रेट से अप्रोच करते हैं न्यूक्लियोफाइल, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी मानी जाएगी। मान लो X से कम समय में पहुंच गया इनके पास, है ना, वो जल्दी से डोनेट करने की कोशिश, Y भी गया लेकिन उसके रेट थोड़ा स्लोली गया, देर में पहुंचा, तो हम बोलेंगे कि X की न्यूक्लियोफिलिसिटी Y से ज्यादा है। दे दोनों अपना लोन पेयर दे रहे हैं, है ना, लेकिन जो जितनी फास्ट रेट से लोन पेयर दे रहा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड टर्म है। ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कितनी फास्ट रेट से अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, है ना। अच्छा बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी में देखो
बेसिसिटी की डिफिनेशन भी आधी डिफिनेशन तो मिलती जुलती है क्या, बेसिसिटी इज द टेंडेंसी टू डोमिनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसको, जिनको ऊपर मना किया जा रहा था, अगर कोई स्पेसीज H+ आयन D+ या T+ में किसी को भी अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करना है, उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बिहेव करेगा, केमिस्ट्री लैंग्वेज में वो उस समय लुईस थ्योरी को फॉलो करने लगेगा, है ना। और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि H+ आयन को लोन पेयर देना क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है ना। H+ आयन तो एसिड हो गया ना, या H+ आयन के जो आइसोटोप हो गए वो सब तो एसिड है, और एसिड को एसिड को लोन पेयर देने वाला क्या होता है, बेस होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी बोल सकते हैं बेसिसिटी द टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+ आयन और D+ आयन और D+ आयन, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर H+ आयन या D+ या T+ में से किसी को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बिहेव करेगा, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों मुन्ना भाई को छोड़ के किसी को भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस स्पेसीज को जब लोन पेयर दे रहा होगा, उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, उस समय उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। लोग पता नहीं, ठीक है, क्लियर। ये अभी हम लोग थ्योरी में कुछ फैक्टर पढ़ेंगे, उनसे हम लोग पता लगा लिया करेंगे, है ना। ये अभी कोई करने आ रहा है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल तेजी से अप्रोच कर रहा है या किसकी लोन पे देने की तमन्ना ज्यादा है ना। तो ये हम लोग अभी आगे वाले फैक्टर्स की हेल्प से पहचानेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है ना। तो सीधी सी बात है, H+ को लोन पेयर देना बेसिसिटी कहलाता है, H+ या D+ या T+ को। लेकिन H+ D+ को छोड़कर किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस स्पेसीज को लोन पेयर देना न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बोलोगे इसका मतलब ये जो मैंने सबसे पहले बोला था कि ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस, जितने भी न्यूक्लियोफाइल वो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो H+ आयन को लोन पेयर देना शुरू कर देंगे तो समझो वो बेस की तरह बिहेव कर रहे होंगे, है ना। इसका जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो सब बेस की भी तरह बिहेव कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल के अंदर डबल बिहेवियर होता है, न्यूक्लियोफाइल की भी तरह बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह, है ना। ये कैसे डिपेंड करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब H+ को लोन पेयर दे रहे होंगे तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहे होंगे, और H+ D+ T+ को छोड़कर किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस या किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस स्पेसिस को लोन पेयर दे रहे होंगे, उस समय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बातें, समझ गए बिल्कुल, है। अब आते हैं कि हम लोग जानेंगे कैसे, हम कैसे जानेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, कौन आसानी से लोगों पे डायरेक्ट, कौन तेजी से अप्रोच करेगा। तो उसके लिए कुछ फैक्टर को हम लोग समझ के पता लगा सकते हैं। तो थ्योरेटिकली कुछ फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो ये जो फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कब लगाएंगे, मतलब ये फैक्टर कब एप्लीकेबल होगा। तो उसमें देखो लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी if nucleophilic center belongs to same period of modern periodic table, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर उस समय रिस्पॉन्सिबल हो जाया करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किस कहां कैसे बिलोंग कर रहे होंगे, बिलोंग्स टू सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम पीरियड को बिलोंग करने वाले एटम हुआ करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक फैक्टर है, और ये फैक्टर कब हम लोग अप्लाई किया करेंगे, जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम लोग देख लेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोले इलेक्ट्रोफिलिक एटम बोले की बात है, वो अगर पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे होंगे तब हम लोग ये फैक्टर को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा इस फैक्टर के हिसाब से क्या रिलेशन होता है, तो इस फैक्टर के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ करेगी
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की, वो उतना ही बेकार न्यूक्लियोफाइल हुआ करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हुआ करेगी। और जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हुआ करेगा। ठीक है ना? इसको आप ऐसे में समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि F माइनस और NH2 माइनस, मैं केवल इन दोनों पे पहले कंपेयर करता हूं। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है F माइनस, एक है NH2 में, हम बताना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है NH2 माइनस है। ठीक है, आप देखो इसको दिल से समझो इस बात को। हाँ, मतलब ये तो चलो ये रिलेशन याद है तो हमने बता दिया, लेकिन अगर ये भूल गए तो कैसे समझेंगे? तो उसको थोड़ा फीलिंग के साथ समझो कि देखो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और नाइट्रोजन उसकी कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर है ना, विद नेगेटिव चार्ज, एक में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने लोन पेयर को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, मतलब अपनी उसकी वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। और होल्ड करके रखेगा तो देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कंजूस आदमी है ना, आप ऐसा समझो कि जो आदमी कंजूस है, मान लो उसके जेब में खूब पैसा पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो बहुत ही बड़ा वाला कंजूस है ना, और उसके सामने कोई भिखारी आ जाए तो वो पैसे है सुनाली देना चाहेगा, देना नहीं, उसके हाथ कांपे दे देंगे। 10 बार सोचेगा कि यार इससे इस पैसे को हम ये कर लेंगे, क्या दे। तो यही बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन अपना लोन पेयर देना नहीं चाहेगा आसानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका लोन पेयर न्यूक्लियस से क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा। और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, दो भैया, ठीक है, आसानी से डोनेट कर देगा, दो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब भी नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पर होता है तो वो लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस से, और डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और जो आसानी से दे देगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में समझना होगी आपको, तो समझा कि इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? एग्जांपल क्या कह रहा है, ये मेरा एग्जांपल ये और कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, आपको ये चार न्यूक्लियोफाइल लिखे हुए हैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, इन चारों की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे पहले जो गलती क्या होती है, कई बार हम लोग देखते नहीं कि वो रूल कहां लग रहा है, नहीं लगा। पहले देखो कि ये सारे एटम जिन पे नेगेटिव चार्ज या लोड कर रहे हैं, क्या वो पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर वही लगता है जब इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर सेम पीरियड को बिलोंग करता है। तो कार्बन, ठीक है, 14 ग्रुप में बना हुआ कार्बन के जस्ट सामने नाइट्रोजन है ना, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लीवियम अपनों पर ही आदि किया गया है लोगों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं। और ये चारों एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं, मतलब सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर अप्लाई करा जा सकता है ना। अब आप बोल सकते हो कि भैया इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी प्रॉपर्टी है ना, फिर सेकंड नंबर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल यही है CH3 वाला। इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक, yes बस minus ये greater than हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट यहाँ बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जिन एटम पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो पहले पता लग गया कि हाँ सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, अब आप वो फैक्टर लगा दो। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे कम होती है, 2.5 होती है, फिर नाइट्रोजन की लगभग 3 के आसपास होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है पाउलिंग स्केल में, फ्लोरीन की 4 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनिक बढ़ रही तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही होगी, कम होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है।
न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज है ना, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल देखा जाए तो CH3 माइनस होगा, उससे थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी H2 माइनस की, है ना। OH माइनस का सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल F माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो अपनी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सबसे ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये अभी एक फैक्टर हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कब इफेक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को, जब एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करे, न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है वो सेम पीरियड को बिलोंग करता है। अगला फैक्टर, सेकंड फैक्टर होता है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज भी इफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेकिन ये फैक्टर कब एप्लीकेबल होगा? तो देखो लिखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन साइज ऑफ एटम इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग्स टू, यहाँ बोल रहा होगा same group of periodic table of modern periodic table लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगी जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो सभी सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर मत लगाइएगा। वहां पर होता क्या है कि वहां पर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगता नहीं है, वहां पे दो फैक्टर एक साथ ऑपरेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज साइज। लेकिन इन दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है? साइज। ग्रुप सेम ग्रुप के अलोंग साइज ऑफ एटम वाला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट हो जाता है। तो हम लोग आंसर देते समय केवल इसी फैक्टर को के बेसिस पे आंसर दिया करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे नहीं तो फिर आंसर गलत होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम लोग साइज देखेंगे, और यहाँ पे सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, हाँ। मतलब जितना बल्की एटम, जितने बिगर एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोड पेयर होता है वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जितने बल्की एटम पे, जितने बिगर साइज के एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर विद्यमान होता है उसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। छोटे एटम, स्मॉलर साइज के एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम होती है, तो वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये रिलेशन यहाँ पर आता है, तो इसको जरूर लिख लीजिए, है ना। ऐसा ये बोला भी जाता है, ऐसा साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेकिन ये फैक्टर डोमिनेंट होता है सेम ग्रुप के एलिमेंट में, है ना। इसको सेम पीरियड के एलिमेंट में लगाइए, सेम पीरियड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर साइज पे डोमिनेंट है, सेम पीरियड में साइज इतना नहीं इफेक्ट करता है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का चेंज आता है। रीजन क्या है, मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो यहाँ पे रीजन थोड़ा सा है, आप लोगों ने फजान रूल पढ़ा होगा 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, पोलराइजेबिलिटी एक टर्म पढ़ा होगा, उसमें ये बहुत सिंपल फजान रूल, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी देखो समझ में आ जाएगा, वो सिंपल सी बात है, वो फजान का नाम सुन के टेंशन में होता है। देखो फजान ये कहते थे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी जैसे कोई A+B आयनिक कंपाउंड में कटायन होता है, एनायन होता है, तो आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, मतलब नेचर में 100% आयनिक कंपाउंड वाला कोई कंपाउंड होता ही नहीं। वो ये बताना चाह रहे थे अपने बोर्ड में कि 100% आयनिक कैरेक्टर वाला नेचर में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उनका कहना था जब कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो कैटायन एनायन बहुत नजदीक आते हैं, तभी वो आयनिक बॉन्ड एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे जब दो आयन पास पास आते हैं, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़े होंगे, अभी शायद पढ़ ही रहे होंगे, है ना, उसमें कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे होंगे, तो एक Q+ एक Q-, है ना, दो चार्ज पॉइंट चार्ज जब बहुत पास आते हैं, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर या नैनोमीटर की डिस्टेंस पे आते हैं, तब उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक आप यहाँ Q+ रख दो, एक यहाँ पे Q-, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर के रिस्पेक्ट में ये तो बहुत ज्यादा है।
तो भले ही वो यहाँ Q माइनस रखा है, यहाँ Q प्लस रखा है, ये दूरी बहुत इनफाइनाइट मानी जाएगी। पॉइंट चार्ज के लिए ये डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी डिस्टेंस वो एक तरह से क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। जब बहुत पास पास आएंगे तभी आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो फजान का ये कहना होता है कि जो छोटे एटम होते हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो, अच्छा ये तो पता है कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, ठीक है। तो कटायन का साइज छोटा होता है और जो छोटा उतना छोटा होता है, छोटा मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। वो बल्कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ बहुत आसानी से क्या कर लेता है, पुल कर लेता है, पोलराइज कर लेता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एनायन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। एनायन वैसे तो एटम स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जब पोलराइजेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका शेप थोड़ा सा वैसा हो जाता है, इलिप्टिकल टाइप का। और कटा एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करने लगते हैं, पार्शियली ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें कुछ परसेंट कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जबकि था वो क्या, आयनिक कंपाउंड। वहां तो आयनिक बॉन्ड बनने जा रहा था, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है। कटायन जो छोटा वाला एटम होता है वो एनायन के वैलेंस शेल को इतना हद तक पोलराइज कर लेता है कि उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ परसेंटेज, 5%, 10%, 15% से ज्यादा नहीं होगा, वो आपस में ओवरलैपिंग होने लगती है उनके ऑर्बिटल्स की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑर्बिटल्स में होता है तो ओवरलैपिंग की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना। और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब कोई कटायन जितना ज्यादा पोलराइज कर लेगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी, परसेंटेज ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट का पड़ता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है, जैसे मान लो ये एक मैंने कार्बोकटायन बीच में दिखाया, ठीक है। कार्बोकटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है ना। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 न्यूक्लियोफाइल दिखाए हुए। एक न्यूक्लियोफाइल ये है जो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सेकंड पीरियड तो उसका समझ शेप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया छोटा दिखाया, ठीक है। एक ये दिखाया मुन्ना भाई, दिख रहा है वो, ये और बड़ा दिखाई। ये न्यूक्लियोफाइल में सेंटर एटम किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो इसका साइज शेप बड़ा होगा ना, बल्कि होगा। और एक ये मुन्ना भाई ये वाला, ये 4th पीरियड बिलोंग करता है, इसका साइज और ज्यादा होगा। तो ये तीनों जब एक सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये थोड़ा मान के चल रहा है कि ये दूरी बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, किसी टी टाइम पर ये सिचुएशन है, ये डिस्टेंस बराबर है। तो इस समय ये कार्बोकटायन जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पोलराइज भी कर रहा होगा तीनों को, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा पोलराइज हो रहा होगा जो बल्कि होगा, देखो 4th पीरियड वाला तो भाई बहुत बल्कि। तो ये देखने में स्फेरिकल है, लेकिन सिचुएशन क्या हो रहा होगा, इसकी वैलेंस शेल काफी हद तक पोलराइज हो चुकी होगी। इस सिचुएशन में जब ये इसके नजदीक आ रहा होगा तो ये सिचुएशन में सबसे ज्यादा हाँ पोलर सबसे। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि इसका जो वैलेंस शेल का क्लाउड है वो सबसे ज्यादा पोलराइज हो रहा होगा, ठीक है। ये भी हो रहा होगा पोलराइज, लेकिन ये उसके रिलेटिवली थोड़ा कम पोलराइज हो रहा होगा क्योंकि इसकी वैलेंस शेल उतनी बड़ी नहीं, ठीक है, साइज रिलेटिवली कम है, ठीक है। और ये भी हो रहा होगा, लेकिन ये तो ना के बराबर, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पोलराइज हो रहा होगा तो उसके कार्बोकटायन की तरफ अप्रोच करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। जबकि अभी ये तीनों बराबर दूरी पे, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा इसी सिचुएशन में। और अभी ये तो सपने के बराबर है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आसानी से पोलराइज हो रहा है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसका क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है। इन तीनों न्यूक्लियोफाइल में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बोला जाएगा, है ना, 4th वाला, क्योंकि वो सबसे आसानी से अप्रोच कर पा रहा है इसको, इलेक्ट्रोफाइल,
है ना, जबकि यहाँ पे तीनों बराबर डिस्टेंस पे है इस समय, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी, तो ये बोला था इसीलिए बोलते हैं जितना बल्कि एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होती है ना। ये देखो नीचे रिजल्ट, ये जो एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई पूछ दे कि बताओ साइज बड़ा होने से क्यों ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती, तो ये आप बोल दीजिएगा एज द साइज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इंक्रीजेस इट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, है ना, वो उसके खुद के पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो जितनी आसानी से पोलराइज हो जाएगा उतनी आसानी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। ये हमें पता, ये फजान्स रूल, फजान का जो रूल है उसी पे बेस्ड एप्लीकेशन है एक तरह से। तो बल्कि एटम पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो बल्कि एटम कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पेसीज की तरफ आसानी से पोलराइज हो जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पहुंचा देते हैं, है ना, ठीक है। छोटा एटम दूरी तक पहुंचा नहीं पाएगा, है ना। ये इसमें बोला था, उसको फिर बहुत पास आना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिकली कंट्रोल टर्म है कि किसी टी टाइम पे सबसे ज्यादा ये पहुंच, तो इसकी रीच सबसे ज्यादा है, सबसे आसानी से वो रीच कर पा रहा है। बाकी वो नहीं रीच कर पा रहे, वो तो कुछ समय बाद जब बहुत पास आएंगे तब वो अपना रोल का कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तब तक वो और ज्यादा दे चुका है, वो और पास आ चुका हो बड़ा वाला है। तो ये इसमें बोलना जा रहा है। आई बात समझ में, है। ये रीजन है, जब रीजन कोई पूछे तो आप बता देना कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने लगती है, ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ जाता है, ओवरलैपिंग एक्सटेंड हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, है ना, लोन पे डेविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, कई बार आपको पूछ लिया जाएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये चारों हैलाइड है, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ये सेम पीरियड के सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप है ना, सारे हैलोजन है 17 में, तो इसमें जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आयोन। बस लिख डालो आंसर, रीजन लिखो। इस क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे हैलोजन है और ये पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 17 ग्रुप में बिलोंग करने वाले आयन है। और सबसे बड़ा साइज किसका होगा भाई, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, फ्लोरीन थोड़ा उससे बड़ा होगा, ब्रोमीन और बल्कि होगा, और आयोडीन सबसे बल्कि होगा। तो इस डायरेक्शन में साइज हैलोजन का बढ़ रहा है, और जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये देखो, वैसे अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर आंसर देगा तो आंसर उसका बताओ सही होगा या गलत होगा। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर को देख के आंसर देगा तो चांस की बात है कि आंसर उसका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फैक्टर बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनिक कम तो न्यूक्लियस ज्यादा, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडाइड है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर जैसे कई बार आते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कि among halogen ion iodide ion it's a best nucleophile due to following reason, है ना। एक में लिखा है due to its lowest electronegativity in 17 group element, और एक में लिखा है due to its bigger size। तो आंसर आपको बिगर साइज में लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं देखो होता क्या है कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ये साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होते हैं, ये दोनों फैक्टर पीरियड के लॉन्ग भी अफेक्ट कर रहे होते हैं और ग्रुप के लॉन्ग भी।
लेकिन दोनों में एक डोमिनेंट होता है। जो डोमिनेंट होता है उसी को हम लोग फाइनल उसका रीजन मान लेते हैं कि हाँ उसी के साथ ठीकरा बोल देते हैं, हाँ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रुप के दौरान डोमिनेंट फैक्टर साइज ऑफ एटम है और पीरियड के दौरान डोमिनेंट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन में हमें जो डोमिनेंट फैक्टर है उसी को रिस्पांसिबल ठहराना है। ठीक है, ये अब आते हैं तीसरा केस, तीसरा रूल। अच्छा, अभी तक हम लोग जो भी न्यूक्लियोफिलिटी कंपेयर कर रहे थे उसमें क्या था कि नेगेटिव चार्ज या लोन पर अलग अलग एटम पे था, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम पे था। लेकिन कई बार क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर सेम, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होगा, सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखने लगेगा या सेम एटम पे लोन पर आपको दिखने लगेगा, तो क्या करेंगे? तो उसमें दो केस बनते हैं। इसमें पहला केस होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों एटम सेम है, लेकिन आप पहले देखिएगा टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का टाइप क्या है। एक न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल आपने देखा है तो नेगेटिवली चार्ज है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो न्यूट्रल है ना। तो क्या लिखा हुआ, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल है और एक आपका नेगेटिवली चार्ज है, हाँ शर्त है कि दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होना चाहिए। तो वहां पे ये बोला जाता है कि जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि वो उनके अप्रोच करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उनपे एक परफेक्ट चार्ज होता है। तो परफेक्ट चार्ज होगा तो उनपे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, तो बड़ी तेजी से खींचे चले जाएंगे वो। और न्यूट्रल होगा तो वो डाइपोल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, हाँ वो भी अप्रोच करेंगे लेकिन स्लो रेट से करेंगे, उन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। तो ऐसे केस में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को हम लोग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे आपको ये लिख दिया गया NH2 माइनस अमोनिया है ना। अब दोनों में देखो डोनर एटम सेम है, दोनों में डोनर एटम नाइट्रोजन ही है। ठीक है, बस फर्क क्या है कि एमाइड आयन आपका नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, डोनर एटम सेम है। तो ऊपर वाले दो रूल नहीं लगा सकते, वो वाले दो रूल तब लगेंगे जब डोनर एटम अलग अलग हों, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि टाइप में देखो पहला वाला नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल, तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? NH2। तो NH2 माइनस ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अगर इन दोनों में कंपेयर करना है हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड या A ग्रेटर देन B, पहले वाले को ये मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे वाटर OH माइनस H2O लिखा हो OH माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे D ग्रेटर देन M है ना। इन दोनों में डालो O पे माइनस है, उसके O पे लोड पर, तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, उसमें रेजोनेंस वगैरह देखना होगा। अगर दोनों में मान चल लो तो भी वही आंसर हो जाता है। अगर तुम दोनों मान के चल रहे हो तो फिर मान लो दोनों में डबल बॉन्ड लगा दो, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, रेजोनेंस दोनों में ही होगा। तो अभी भी हमें यही बोलना पड़ेगा ये बेटर नहीं होगा। तो फिर उसमें अगला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो लोन पे डेंसिटी बहुत ज्यादा डिस्पर्स कर जाएगी, और लोन पे डेंसिटी कम होने का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वो अभी अगला केस में आएगा। ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड लगा दो तो भी आंसर ये रहेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है। अब इसी में सेकंड केस कह रहा है इफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर सेम। ये केस कब लगाएंगे? जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम हो, ठीक है, एंड ऑल आर नेगेटिवली चार्ज और ऑल आर न्यूट्रल, मतलब जितने भी हो सारे उनका टाइप भी सेम हो, या तो सारे नेगेटिवली चार्ज हो या सारे के सारे न्यूट्रल हो, है ना। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एटम भी सेम हो, टाइप भी सेम हो,
तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड कर जाएगी। जो हम लोग पढ़ के आए हैं GOC 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, लेकिन वो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी सब पे नहीं डिपेंड करती, उनमें से केवल दो ही इफेक्ट पे डिपेंड करती है। पहला रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस डोमिनेंट होता है ना, और रेजोनेंस को यहाँ पे एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, ठीक है। और फिर आई इफेक्ट, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट को पहले देखिएगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा लपक झपक कर रहा होगा, तो उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या लोन पेयर डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। अगर एक लोन पेयर 3 एटम पे जा रहा है बारी बारी से लपक झपक करते हुए, तो एक एटम पे तो उसकी चार्ज डेंसिटी 1/3 ही रह गई ना, हाँ सुनना भी। और एक केस में एक लोन पेयर 5 एटम में जा रहा है, तो पर एटम 1/5 हो गई, तो लोन पेयर डेंसिटी किसमें ज्यादा कम हो गई, जिसमें 5 में जा रहा है, तो वो बेकार न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि पर एटम लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा या जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आई इफेक्ट के हिसाब से कैसे देखेंगे, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो उतना ज्यादा वो धक्का मारने वाले ग्रुप होंगे, तो उस एटम पे लोन पे डेंसिटी थोड़ी सी हल्की फुल्की बढ़ा रहे होंगे, पार्शियल चार्ज बढ़ा रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो प्लस आई के डायरेक्टली, लेकिन माइनस आई तो उल्टा खींचू टाइप के होंगे, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींचेंगे तो लोन पे डेंसिटी और कम हो जाएगी, है ना। उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप, डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा, इसलिए माइनस आई के इनवर्सली। हाँ बोलो। फिर GOC 2 में बेसिसिटी के जितने फैक्टर्स पढ़े थे सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो सब इस पे सर लागू हो सकते हैं ना। बेसिसिटी, हाँ जब बेसिसिटी बोलेंगे तब वो वाले फैक्टर आएंगे। हाँ? यहाँ सर पे बेसिसिटी के सारे फैक्टर्स इस पर सर लगा सकते हैं कि, बेसिसिटी के सारे फैक्टर सर उसमें साइज ऑफ एटम इनवर्सली था। सारे फैक्टर तो नहीं लगेंगे, इसमें जो भी फैक्टर काम करेंगे हमारे, एक रेजोनेंस और उसका आई फैक्टर, है आई आवाज सुन रही नहीं है। केस 1 है कौन सा, दोनों पहले केस 1 ही देखना होगा हम लोगों को, क्योंकि अगर केस 1 एप्लीकेबल है तो केस 2 का कोई मतलब नहीं, फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक देखेंगे, और अगर केस 1 नहीं एप्लीकेबल तभी केस 2 के बेसिस का आंसर नहीं, ठीक है। अगर मैं प्लस में मार रहा होगा और प्लस आई तो निक्लोफिलिसिटी प्लस आई वाले की जाता हो, क्यों, प्लस आई से वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और प्लस एम से प्लस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और एम इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, वो हमेशा ही डोमिनेंट रहता है आई इफेक्ट, तो प्लस एम वाले के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको ऐसा कभी भी देखो, आई इफेक्ट को कभी भी आप पहले मत लगाया करो। हम लोग देखो ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं पहले, एक्चुअली थ्योरी में हम लोग सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करते समय भी इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इग्नोर करने वाले इफेक्ट होते हैं, जब कुछ ना समझे आए तो लास्ट में जब कोई इफेक्ट लगी ना हो तब आई इफेक्ट देखा, पहले रेजोनेंस देख लिया करो, मीडियम इफेक्ट देख लिया करो, है ना। हाँ तो वो बढ़ा देगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ यहाँ पे देखो, उसमें आपको मैं उसको इस तरह बताता हूँ, दबाव क्लियर हो जाए। रेजोनेंस में यहाँ पे जो माइनस एम इफेक्ट है, ये रेजोनेंस मैंने जो लिखा है वो माइनस एम इफेक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। तो अगर माइनस एम इफेक्ट वाला रेजोनेंस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है उस पे तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और प्लस एम प्लस आई दोनों लग रहा है तो पहले प्रायोरिटी इसको देंगे प्लस एम। अच्छा प्लस एम माइनस आई भी लग रहा है तो पहले प्लस एम ही देखना, माइनस आई बात की बात है, ठीक।
है ना, पहले मीडियम इफेक्ट को प्रायोरिटी देकर मीडियम इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है। अब जैसे ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक आपका फिनॉक्साइड है, एक आपका सिंपल एल्कोक्साइड है ना, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? पहले वाला। पहले वाला, क्यों? दूसरे वाले में क्या दिक्कत है? माइनस साइड। हाँ, इसका सीधे सीधे देखो, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज कर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? लोन पेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, लोन पेयर डेंसिटी डिस्पर्स कर देने की वजह से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लोन पेयर डेंसिटी घट गई, है ना, और न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा वही होता है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आसानी से दे पाएगा। सर अगर यहाँ पे बोलिए प्लस एन होगा तभी वो पहला वाला ज्यादा होगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस प्लस एन वाला कोई एग्जांपल लेके बताओ तो उसमें तो डिस्कस करें। तो उसमें मैं आपको बता दूं, आप लोग इतना सोचो ही नहीं, प्लस एम माइनस में कंफ्यूज मत हो। आप ये देखो कि किस इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर डेंसिटी वो घट रही बढ़ रही इतनी देख लो, तो वो लपक झपक करेगा इनके साथ, तो लोन पेयर डेंसिटी पहले की घट जाएगी। इसमें वो लोकलाइज्ड बैठा हुआ कहीं जा ही नहीं रहा है, तो लोन पेयर डेंसिटी उससे ज्यादा ही होगी। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल उसके प्लस एम माइनस एम को हर जगह ना लाओ मिक्सर में, सिंपल वे में समझो। हाँ, डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जैसे ना टेंडेंसी होती है ना, जैसे आज की दिन में गरीब हूँ, सपोज मेरे पास 100 रुपए, मुझे भिखारी आया तो मैं उसको मैक्सिमम 100 रुपए दे पाऊंगा, और कल की डेट में हर जेब में पैसे पड़े हुए हैं, 1000 2,000 नोट पड़े हुए, गरीब आएगा तो सिर्फ 2,000 भी दे सकता हो, बोले तो लोन पे डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, तो वही चीज है, ठीक है। तो इसमें एफ नेगेटिव है। अब देखो तुमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ये जो हम लोग 4 फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, उनमें एक समय पर एक ही फैक्टर जब लग पाएगा तभी हम लोग थ्योरेटिकली आंसर दे पाएंगे। जब एक समय पे 2 फैक्टर लगने लगेंगे तो थ्योरेटिकली हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सरेंडर कर देंगे, ना बाबा हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा पे जाना पड़ेगा और वो हम लोग से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि देखो एक आपने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन पूछा, एक आपने पूछा f माइनस, ठीक है, और एक पूछ दिया -3। अगर मैं रूल नंबर 3 लगा दिया कि मैंने बोल दिया कि नेगेटिवली चार्ज आर गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो तब लगता है जब दोनों न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो, या तो दोनों f हो या दोनों n, तो ये लग नहीं पाएगा। फिर आप कहोगे कि क्या लगाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन लेस वाला न्यूट्रल है ना, एक वो बात रूल नंबर 3 कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक समय पे एक ही रूल लग रहा होगा तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। ओ माइनस में नेगेटिव चार्ज तो लोन पे आसानी से दे देगा, वो अच्छा निकलेगा। नहीं फिर से पूरी बात सुन लेते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, सही में हो गया। तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो गई है ना, क्योंकि वो जब इसके आप देखो, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इतना आप लोग समझते हो कि जब इसके रेजोनेंस होंगे तो पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर ये आर्थो पे आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, फिर यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ से थर्ड कार्बन पे पैरा पे जाएगा, तो पैरा से जब लपे जमा करेगा तो फिर आर्थो पे, तो ये ऑक्सीजन पे -1 का जो चार्ज है वो 4 एटम पे डीलोकलाइज करेगा, उसको मिलाकर 4 एटम, तो इसमें ईच एटम पे जो चार्ज रह जाएगा उसके हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर में वो -1/4 का ही रह पाएगा, तो इसमें क्या है, जबकि वो पूरा -1 का है तो फिर डिस्पर्स ही नहीं कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइनली ज्यादा है, उसमें डिस्पर्स हो गई,
इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, है ना? क्लियर है? सही हो? चलो ये पर कुछ करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। केस नंबर 2 क्लियर हो गया? ठीक है, क्या हो गया लाइट को यार, अंधेरा छा गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जैसे ये है अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिटी। अब देखो इसमें हर एक पार्ट में कुछ आपको न्यूक्लियोफाइल दिए, उनको इनके न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला वाला तो हम लोग कर चुके हैं, दूसरा वाले कर चुके हैं। आने वाले बच्चों, हाँ यार चलो ये ऑनलाइन वाले बच्चों रेडी हो जाओ। चलो आयुष्मान बताओ, थर्ड वाले से स्टार्ट करते हैं। S minus greater than 1. हाँ बताओ। माइनस और प्लस आ वाला तो कंपेयर करते हैं, तो माइनस आ हुआ तो अगर लास्ट वाला चेक करें माइनस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बढ़ा देगा, तो माइनस आर वाला क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, माइनस वाले को रिलीज करते हैं। देखो हम समझ रहे हैं यहाँ पे डाउट कहाँ आ रहा है, हम समझ रहे हैं। देखो एम इफेक्ट रिलेटिव होता है हमेशा। एम इफेक्ट क्या होता है? रिलेटिव होता है। देखो उसीलिए अब देखो मीजोमेरिक इफेक्ट का नाम मैं इसलिए लेने से कतराता हूँ थोड़ा सा कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से, कुछ का कुछ कर देते हैं। देखो समझो, तो एम इफेक्ट रिलेटिव होता है। क्या रिलेटिव होता है? देखो जैसे मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं आप पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं डोनर हूँ, ठीक है, आपको रेजोनेंस करते करते मैं इनको दे रहा हूँ, अल्टीमेटली आप पे पहुंच रहा है, तो मैं आप पे प्लस एम लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा आपकी दृष्टि से देखे, या आप खुद को रखो कि आप मुझसे क्या ले रहे हो, 1000 रुपए ले रहे हो वाया रेजोनेंस, तो आप मुझ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहे हो? एम में माइनस में आप मुझसे खींच रहे हो, लाओ ठीक है। तो हमें ये जो जैसे O माइनस है, नो डाउट O माइनस, जैसे हम O माइनस के ऊपर खड़े हो गए और हमें O माइनस की दृष्टि से देखना है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस O माइनस हो जाए तो हमें लगेगा ये तो लुटा रहा है, ये तो बेंजीन रिंग में तो भेज दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बिल्कुल सही है। O माइनस बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम शो कर रहा है। अब लेकिन हमें न्यूक्लियोफिलिटी किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? O के रिस्पेक्ट में। तो आप ये देखो, आप O पे खड़े हो जाओ, O पे नहीं बेंजीन पे खड़े हो जाओ, और बेंजीन के रिस्पेक्ट देखो कि बेंजीन रिंग O के रिस्पेक्ट में कौन सा एम इफेक्ट लगा रही है? माइनस एम। तो वो तो खींच रही है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O से, तो O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफिलिटी घट रही है। तो वो रिलेटिव होता है हमेशा। इसका मतलब एम इफेक्ट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ही हम लोग देखेंगे। अगर देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तभी सही आंसर आएगा। हाँ होगा। हाँ वो डोनेट कर रहा है, डोनेट किसी दूसरे को डोनेट करना, जिसके साथ जुड़ा उसके साथ नहीं समझे। सर 1000 रुपए दीजिए बात समझा नहीं? ये वो O माइनस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके सामने कोई यहाँ पे आ जाए गंगू तेली
तो उसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी कितनी है? कम बढ़ जाएगी ना, तो न्यूक्लियोफिलिटी का ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को लोन पेयर देने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिटी होती है। अब इसमें तीसरा वाला हाँ किससे पूछा जाए ऑनलाइन में आयुष्मान से पूछा जा रहा है। सर S minus greater than O minus. इन दोनों में बताओ बेटा कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? सर S minus. पीएच एस माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि पीएच ओ माइनस? कौन सा रूल लगाएं? पीएच एस माइनस। इलेक्ट्रॉन नहीं, साइज इफेक्ट। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप पे बिलोंग करते हैं, हाँ, और ज्यादा बल्कि कौन होगा इन दोनों में? सल्फर थर्ड पीरियड पे बिलोंग कर रहा है, सल्फर ज्यादा बल्कि होगा, और साइज एटम बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, है ना। सल्फर ज्यादा बल्कि है, सल्फर ज्यादा बल्कि है, और ऑक्सीजन उसके रिस्पेक्ट में लेस बल्कि है। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट में साइज उसके लोग उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, लोग कहते हैं कि अच्छा। फोर्थ वाला बताओ भाई। विनीत ने तो आंसर दे दिया। फोर्थ वाला कौन बताएगा? दीप्ति बताओ बेटा, दीप्ति बताओ बेटा, इन चारों में अच्छा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सर लास्ट वाला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि सबसे? सर OH माइनस आई थिंक। लास्ट वाले में तो रेजोनेंस हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस पे स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे लोन पेयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो लोन पेयर डेंसिटी घट गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई है। अच्छा सेकंड थर्ड में फेनिल पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस में भी ध्यान रखो, पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस है, हाँ उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा डिस्पर्स होती है, और इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस देखो, जब टाइप ऑफ रेजोनेंस कभी सेम हो उस केस में नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर डेंसिटी कम होगी लेकिन रिलेटिवली कम उससे ज्यादा ही रहेगी। तो ये वाला उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब फिनॉक्साइड है उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में बताओ OH माइनस और CH3O माइनस में, हाँ मेथिल का थोड़ा सा प्लस आई लग रहा CH3O माइनस ज्यादा अच्छा है। हाँ मेथिल का थोड़ा प्लस आई लग रहा है, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा उसकी, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो फिर यही हो गया मेथॉक्साइड है, ठीक है ना। इसमें A वाला सबसे अच्छा, फिर B, फिर C, मतलब इसी ऑर्डर में आंसर हो जाए, जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में आंसर, ठीक है। मेथिल का थोड़ा प्लस आई लग रहा होगा, जैसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, OH में ना बढ़ रही ना घट रही है। फेनिल में रेजोनेंस हो रहा है लेकिन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, और एसीटेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा डिस्पर्स करती है, ठीक है। फिफ्थ वाला कौन बताएगा? अच्छा क्यों, कौन सा रूल? ट्राइमेथाइल ज्यादा होगा। साइज ऑफ एटम है, फास्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों सेम ग्रुप पे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ ग्रुप वाला रूल लगेगा, इस वजह से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। 6 वाले में कोई बताओ भाई। सर Na3CO माइनस। Trimethyl carbon monoxide.
फर्स्ट वाला हाँ तो ये चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखो, इनके स्ट्रक्चर अगर ओपन कर दो आप तो इसमें CO माइनस और इस कार्बन पे 3 मेथिल लगे हुए, ठीक है। और फिर ये MEO माइनस, ठीक है। फिर MECH2O माइनस और फिर क्या है MECHO माइनस। ये आपको दे दिए 4। इनमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोटाइड कौन है? फर्स्ट वाला सबसे अच्छा है। फर्स्ट वन। फिर लास्ट वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। लेकिन एक फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस कब लगता है ये भी समझो। जब कोई 3 डिग्री टाइप का टर्सरी टाइप का एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाए, जैसे इस पे देखो मतलब ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री, ठीक है। बाकी देखो बाकी सब 1 डिग्री नहीं मिलेगा या 2 डिग्री मिलेगा, कोई 3 डिग्री तो नहीं दिख रहा है। ये वाला भी देखो 2 डिग्री। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है स्टेरिक, ये केवल जब न्यूक्लियोफिलिक एटम के साथ कोई टर्सरी 3 डिग्री वाला एटम जाके कनेक्ट हो जाए टर्सरी, तो उसपे जो 3 ग्रुप लगे हुए जैसे यहाँ तीनों मेथिल है, वो उसको चारों तरफ से हिंडर्ड कर देंगे उस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को। इसका एक्चुअल जैसा दिखाया जा रहा है डायग्राम में ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। वो एक्चुअली जो ऑक्सीजन है, आप ऐसा समझो कि वो ऑक्सीजन हिंडर्ड है, वो 3 मेथिल के साए में छुपा हुआ है। ऐसे छोटा सा ऑक्सीजन है और 3 बल्कि ग्रुप 3 मेथिल के भी तो अपने हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो वो 3D में कुछ ऐसा सिचुएशन है, पिरामिडल टाइप का शेप होगा और ये ऑक्सीजन हिंडर्ड है। यहाँ पे ये बीचों बीच में जो ऑक्सीजन बना हुआ है ना, ये हिंडर्ड, ठीक है। और 2 बल्कि ग्रुप के बीच में जब आ जाता है कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से वो अप्रोच नहीं कर पाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, है ना। इस तरह से वो हिंडर्ड है, हाईली हिंडर्ड है। और ये हिंड्रेंस केवल 3 डिग्री वालों में मिलेगा, 2 डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो होगा ही, वो हाइड्रोजन की तरफ से दे देगा बिलोन पर। तो यहाँ पे 3 डिग्री वाले केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है ना। अच्छा, फिर कोई पूछे कितनी कम होती है, तो 3 डिग्री की 2 डिग्री से कम हो जाएगी, बस थोड़ी सी कम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि 3 डिग्री वाले की 2 डिग्री से कम हो जाती है, लेकिन 1 डिग्री वाले से तो ज्यादा रहती है, ठीक है। बोलो भाई। तो ये लिख लेना कि स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस केवल टर्सरी वाले एल्किल हैलाइड के केस में ही लगाइएगा और कहीं मत लगाइए, ठीक है। और इसकी वजह से न्यूक्लियोसिटी घटेगी, लेकिन वो 2 डिग्री से ही कम होगी। तो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, इसको D बोल दूं, तो टर्सरी वाले में आई इफेक्ट मत देखिए। वो आपको लग रहा है कि 3 मेथिल का प्लस आई सबसे ज्यादा इसी में लग रहा होगा, लेकिन वो हिंडर्ड होने की वजह से डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत पुअर हो जाएगी। मतलब इसके अप्रोच करने की टेंडेंसी किसी इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसमें ओवरऑल ऑर्डर क्या लिख लेंगे, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, मतलब ये डी वाला है ना, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, डी। और फिर आप ए वाला लिखिए, फिर ए वाला, और फिर सी, और फिर बी। मतलब हिंड्रेंस की वजह से ऐसा नहीं कि सबसे कम हो जाएगा, वो 2 डिग्री से कम हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री वालों से ज्यादा रहेगा उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि इस तरह का कोई एग्जांपल अभी आया नहीं, तो इसमें आ गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हिंड्रेंस की वजह से भी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा, ये वाला एग्जांपल। इन दोनों में जैसे वो पूछ रहा है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी,
ये वाला, इन दोनों में बताओ। तो वैसे ही अगर रेजोनेंस होगा और फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा होगा। देखो रेजोनेंस तो हमेशा हिंड्रेंस पे डोमिनेट रहेगा, लेकिन अगर 3 डिग्री वाला दिख जाए तो 3 डिग्री वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी 2 डिग्री वाले से कम हो जाएगी, है ना। और दो इफेक्ट एक साथ वो लाएगा नहीं पिक्चर में, क्योंकि वहां पे जैसे एक इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कम को कर रहा है और दूसरा इफेक्ट बढ़ा रहा है, तो फिर हम लोग थ्योरेटिकली कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसकी वजह से बढ़ रहा है फाइनली की घट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमसे पूछे जाएंगे हम लोगों से, वो एक समय पर एक ही इफेक्ट को अप्लाई कराएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे ये वाले में बताओ, पहला वाला, हाँ, ये नाइट्रोजन हिंडर्ड नहीं है, जबकि ये वाला नाइट्रोजन हिंडर्ड है, तो ये अच्छा निकल है उसके रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ जबकि देखा है तो है दोनों 3 डिग्री, लेकिन उसके सारे एल्किल एक जगह हिंज कर दिए हैं, सारे एल्किल को ऐसे कान पकड़ के इधर इधर घुमा के यहाँ चिपका दिया गया, तो ये वाली साइड इसकी हिंडर्ड, ये वाली साइड क्या हिंडर्ड है, सर ये फ्री है, इसमें फ्री है, और इसमें क्या है, इसका लोन पे हिंडर्ड है नाइट्रोजन का, ये कहीं भी रखो दो एथिल के बीच में ही छुपा हुआ, ठीक है। तो सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी कम होगी। कौन सा, ये वाला 10th वाला, ये हम लोग जो बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक वहां भी पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ में। अगर इन दोनों में हम पूछे कि अच्छा बेस कौन सा है, तो भी यही आंसर होगा, ये बेस भी अच्छा है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि देखो इस नाइट्रोजन पे जो 3 एल्किल है वो स्टेरिकली मतलब वो 3D में फ्री है ना, फ्री है, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, एज पर थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री से थोड़ा कम ही होगा, है ना, 160 के आसपास होगा, पिरामिडल टाइप का शेप होगा। तो उसको आप ऐसे समझो कि इस नाइट्रोजन पे जो 3 एल्किल है वो ऐसे अरेंज हो गए 160 डिग्री, ठीक है। और इसकी वजह से हो क्या गया, इसका जो लोन पेयर है ना, इसका जो लोन पेयर है वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ पे रहे, है ना, या फिर यहाँ पे रहे, इधर साइड भी रहे, आ सकता है वो, क्योंकि लोन पेयर तो फ्लिप करता रहता है ना नाइट्रोजन पे, या इधर पे, तो वो हर समय 2 एल्किल के बीच में सराउंडेड रहेगा, ठीक है। और लोन पेयर जब भी 2 एटम के 2 बल्कि ग्रुप में सराउंडेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब आपने दूसरे में क्या किया, दूसरे में आपने इसको पकड़ा, हाँ, तो तीनों को पकड़ के आपने एक ही जगह यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आओ इधर आओ, ठीक है, तुम भी नीचे आओ, और इसको इधर से पकड़ा, बात समझ में आ रही है, ये तीनों को पकड़ के नीचे ही कनेक्ट कर दिया है, तो अब वो लोन पे फ्री हो गया स्टेरिकली, अब ये पूरा स्पेस फ्री है, अब ये इस स्पेस में किसी भी डायरेक्शन से लोन पे रह सकता है, हाँ, तो ये अच्छा हिंडर्ड वाला तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी ना, हिंडर्ड लोन कर के डोनेट करने टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो लोन कर दे ही नहीं पा रहा है ना, ठीक। हिंड्रेंस ये चाहो तो लिख लो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन ये हर जगह मत लगाना, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एमीन्स में लगाएंगे, है ना, जहां पे 3 डिग्री वाला ग्रुप आगे जुड़े, ठीक है, और 2 डिग्री 1 डिग्री में कभी गलती से लगाएगा, वहां पे हिंड्रेंस फ्लेक्सिबल होता है, वहां पे मत लगाइए, वहां पे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही देखिएगा। अब जैसे ये वाला एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, 8th नंबर, जैसे 8th वाला आपसे अगर पूछा है तो देखो इसमें O माइनस देखो ये तो आयनाइज कर दो, Na प्लस O माइनस Na प्लस O माइनस, Na को तो हटा ही दो, ठीक है। अब इसमें देख लो कि किस ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे इस बेंजीन की पैरा पे लगे हुए ग्रुप,
इनका हमें क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे मेथिल है तो मेथिल का यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा होगा, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा डोमिनेंट होता है प्लस आई। अच्छा, मेथॉक्सी का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा ऑक्सीजन पे, लेकिन माइनस एम से माइनस आई से खींच भी रहा होगा, लेकिन डोमिनेंट इसमें कौन सा होगा, प्लस एम। तो ओवरऑल तो बढ़ा ही रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा लोन पे डेंसिटी। क्लो हेलोजन, हेलोजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इन पे आई और माइनस आई भी लग रहा होता है, प्लस एम भी, लेकिन इनका माइनस आई डोमिनेंट होता है। हेलोजन ओवरऑल खींचू टाइप के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा मतलब कम करेगा, घटा देगा, डिक्रीज कर देगा ऑक्सीजन लोन पे दूसरों के रिस्पेक्ट में। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसको बोला जाए, जिसमें लोन पे डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही हो, है ना। नहीं CS3 से ज्यादा तो OCS3 होगा, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी डोमिनेट करता है, तो सबसे ज्यादा तो वो प्लस एम से बढ़ रही होगी, तो C सबसे अच्छा। फिर आप D बोल सकते हो, फिर A बोलना पड़ेगा, क्योंकि A में कोई बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी तो नहीं रहा है, और D में से तो क्लोरीन डिक्रीज कर रहा है लोन पे डेंसिटी, ठीक है। तो ये निक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर है ना। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही लग रहा है, बस आपको फाइनली ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल बढ़ा रहा है ना। बोलो भाई, इन दोनों बता सकते हो कौन अच्छा निकलेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला ना। इसमें N पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है, और सेम पीरियड के एलिमेंट में कौन सा इफेक्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो उसके लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है। अच्छा बन, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, हाँ आज इतना ही रखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हाँ ये भेज दें, कल मैं भेजना भूल गया था, अभी भेज दो, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अच्छा कल स्टीरियो आइसोलेशन की सीट लगा ली है आप लोग, हैं? तो कंप्लीट कर लिया।